हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। दिस इज मी मारुति तिवारी वेलकमिंग यू वंस अगेन टू लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी मैकेनिकल चैनल। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मैंने मास्टर्स की है आईआईटी खड़गपुर से। 2013 बैच का टॉपर रहा हूं मैं। मल्टीपल टाइम्स मैंने गेट क्रैक किया है और मैंने एक पूरी की पूरी बुक लिखी हुई है गेट इन 75 डेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। एंड 8 साल से लगातार मैं गेट एंड ईएससी के मल्टीपल बैचेस को पढ़ा चुका हूं। सो 8 साल से इस फील्ड में हूं मैं। आज हम लोग करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में फ्रिक्शन। कल हमने शुरुआत की थी फोर्स सिस्टम्स एंड इक्विलिब्रियम से। पहला चैप्टर हमने कर लिया है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और करने वाले हैं फ्रिक्शन। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है मुझे अनअकैडमी पर, तो मेक श्योर कि आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लो। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी पर बहुत सारे कोर्सेस सिस्टमैटिकली, कॉम्प्रिहेंसिवली, एक्सटेंसिवली मैंने पढ़ाए हैं। चाहे वो मैकेनिक्स हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, थर्मोडायनामिक्स हो, हीट ट्रांसफर हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो, थ्योरी ऑफ मशीन्स हो, मशीन डिजाइन हो। और एक सब्जेक्ट करने के बाद मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप हर एक सब्जेक्ट, हर एक कोर्स देखने वाले हो मेरा। एक सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट अगर आपने प्लस पर अटेंड कर लिया तो मैं आपको ये अश्योर करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप हर एक सब्जेक्ट फिर मैंने जो जो कुछ पढ़ाया है वो सारा कुछ करने वाले हो। तो मेक श्योर कि आप फॉलो कर लो दोस्त। और अगर आप गेट 2022 या 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कॉम्बैट एक फ्री टेस्ट सीरीज है, क्वालिटेटिव टेस्ट सीरीज है। मेक श्योर कि कॉम्बैट में आप एनरोल कर लो। सर कहां से एनरोल करना है कॉम्बैट में? बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉम्बैट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आपको एक कोड यूज करना होगा MTLIVE और बड़े आराम से आप एनरोल कर सकते हो। सर चार्जेस क्या देने हैं कॉम्बैट टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट करने के लिए? यही तो मजे की बात है कि आपको कोई चार्जेस वार्जेस नहीं देने हैं। आज आपके सामने एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपसे कहता है कि भाई साहब आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ अच्छा किया अगर तो हम आपको रिवॉर्ड करने वाले हैं। तो एक इंस्टीट्यूट ऐसा है यहाँ पर जो आपसे कहता है कि हम सिर्फ आपसे कमाने के लिए नहीं, आपको भी एम्पावर करने के लिए बैठे हुए हैं। आपकी अगर टॉप 100 में रैंक आती है, आप अगर मेधावी हो, मेहनत करने को तैयार हो, तो अनअकैडमी आपकी पूरी गेट प्रिपरेशन को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। टॉप 3 रैंक्स में अगर आप आते हो तो आपको पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4 to 10 75% डिस्काउंट के साथ आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 11 to 50, 51 to 100 कोई भी रैंक आप लेकर आते हो तो आपको एडवांटेजेस मिलने हैं, आपको बेनिफिट्स मिलने हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सफर की फ्रिक्शन के साथ। 2004 2 marks, 2004 2 marks, this is what we have. So 2004 2 marks में एक ग्रिपर टॉन्ग है। ये ग्रिपर टॉन्ग को वैसे ही इमेजिन करो जैसे एक सीजर होता है। जैसे सीजर में 2 लेग होते हैं ना, या प्लायर में 2 लेग होते हैं ना, तो जैसे आप कैंची यूज करते हो, कैंची, वैसे ही कैंची जैसे आप दोनों कैंची के दोनों एंड्स पर फोर्स लगा के आप पुश करते हो तो कोई भी चीज आप दबा सकते हो, या यहां दबाना पर्पस है, कैंची में काटना होता है पर्पस। कैंची के केस में पर्पस होता है काटना, यहां पर्पस है कि टॉप पर जैसे कैंची आप ऑपरेट करते हो 2 फोर्सेस लगा के, तो जो भी ऑब्जेक्ट लेग्स के बीच में होता है वो क्रश हो जाता है या पंच हो या शियर ऑफ हो जाता है। वैसे ही यहां आपने इसको दबा के रखा हुआ है। फ्रिक्शन आपको गिवन है 0.1 और बीच में ये एक पिन ज्वाइंट है। अगर आप ये देख ना पा रहे हो, यहां पर एक पिन ज्वाइंट है दोनों लेग्स के बीच में, बिल्कुल अगेन वैसे ही जैसे कैंची में दोनों लेग्स के बीच में एक पिन ज्वाइंट होती है। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो टॉप पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो F, ये कितना फोर्स आपको अप्लाई करना होगा अगर 2000 न्यूटन के वेट का एक ब्लॉक आपको अल्टीमेटली सपोर्ट करना है। तो दोस्त एक लेग को मैं नाम दे देता हूं ABC, ये यहां पर पिन के थ्रू कनेक्टेड है। एक लेग को नाम दे देता हूं ABC और ये हो जाएगा DBE। और किसी एक लेग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सर लेग का फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बनाना है? क्योंकि F जो फोर्स आपको चाहिए वो फोर्स तो लेग पर ही लग रहा है ना। So let us try drawing the free body diagram of one of the legs here. तो एक लेग का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना दिया, ये हो गया एक लेग का फ्री बॉडी डायग्राम।
टॉप मोस्ट पर आपने एक फोर्स अप्लाई करके रखा हुआ है और वो फोर्स है F। यहां पर पिन है और आप जानते हो कि पिन पर दो रिएक्शंस डेवलप होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक वर्टिकल रिएक्शन। यहां पर ब्लॉक की वजह से क्या आएगा ये समझने के लिए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। टू अंडरस्टैंड दिस यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक फर्स्ट। कि जब आप दोनों लेग्स को पुश करते हो तो ब्लॉक पर एक तो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, सिमिलरली दूसरी लेग की तरफ से भी नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा कुछ इस तरह, एंड वी आर गोइंग टू हैव 2000 न्यूटन डाउनवर्ड। अब फ्रिक्शन आपको गिवन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.1। लिमिटिंग कंडीशन में मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो तब आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप होने के केस में ये हो जाएगा म्यू इंटू एन और ये भी हो जाएगा म्यू इंटू एन। अब जाहिर सी बात है कि अगर लेग ने ब्लॉक पर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ब्लॉक क्या बोलने वाला है? ब्लॉक बोलने वाला है डियर मिस्टर लेग औकात में रहो। ब्लॉक लेग पर इक्वल और ऑपोजिट एक रिएक्शन डेवलप करने वाला है। यही नहीं, अगर लेग की वजह से ब्लॉक पर एक अपवर्ड फ्रिक्शन फोर्स आया है तो ब्लॉक की वजह से लेग पर एक डाउनवर्ड फ्रिक्शन फोर्स आएगा और ये डाउनवर्ड फ्रिक्शन फोर्स अगेन न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल और ऑपोजिट। तो इक्वल और ऑपोजिट ये एक्ट करने लगेगा। अगर आपको F चाहिए तो कौन से फ्री बॉडी डायग्राम पे फोकस करोगे आप बता दो मुझे। जाहिर सी बात है F तो लेग के ही फ्री बॉडी डायग्राम में प्रेजेंट है। F प्रेजेंट है लेग ABC के फ्री बॉडी डायग्राम में। उसमें आप एक काम करो, B के अबाउट मोमेंट बैलेंस कर लो। सर हम फोर्सेस भी तो बैलेंस कर सकते थे, हम सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकते हैं, हम सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकते हैं, सिग्मा m इज इक्वल टू 0 ही क्यों, और वो भी B के अबाउट ही क्यों? क्योंकि B पर Rx और Ry प्रेजेंट हैं और हम Rx और Ry में इंटरेस्टेड हैं क्या? नहीं। तो जब हम Rx और Ry में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो बेस्ट तरीका तो यही है ना कि Rx और Ry को हमारे सामने आने ही मत दिया जाए। तो Rx और Ry को नहीं आने देते हैं अपने सामने। Rx का मोमेंट हो गया 0, Rx का मोमेंट हो गया 0, Ry का मोमेंट हो गया 0। F का मोमेंट कितना है दोस्त? अगर आप ध्यान से देखो तो F की डिस्टेंस आपको फिगर में गिवन है और वो डिस्टेंस है नथिंग बट 300। तो B के अबाउट, और देखो एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपको हिंट भी दे रहा है कि B के अबाउट मोमेंट बैलेंस करना। क्यों? क्योंकि उसने F की डिस्टेंस भी पिन से ही गिवन है, F की डिस्टेंस भी पिन से ही गिवन है, और जो आपने नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई की है इसकी डिस्टेंस भी पिन से ही गिवन है। जो आपने नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई की है N, उसकी डिस्टेंस भी P से गिवन है। तो F की डिस्टेंस क्या है? F की डिस्टेंस है F मल्टीप्लाइड बाई 300 एंड F कैसा मोमेंट जनरेट कर रहा है? F मोमेंट जनरेट कर रहा है क्लॉक वाइज। आप गौर से देखो अगर तो 0.1 n भी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा है। B से इसकी डिस्टेंस मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं, लेट्स से स्मॉल e। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, इस समय वैसे मैंने फ्री बॉडी डायग्राम तो दोनों का बना दिया, लेकिन इस समय आपको फोकस किस पे करना है? आपको फोकस करना है इस फ्री बॉडी डायग्राम पर। यू विल हैव टू फोकस एट दिस ग्रीन वाला फ्री बॉडी डायग्राम, लेग ABC का फ्री बॉडी डायग्राम, और इस फ्री बॉडी डायग्राम पर लगने वाले सारे फोर्सेस ने बैलेंस्ड होना चाहिए। All the forces and all the moments acting on this free body diagram must be balanced. Cool. तो 0.1 n भी clockwise moment जनरेट कर रहा है। 0.1 n जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका मोमेंट हो जाएगा 0.1 n into e clockwise। लेकिन n क्या कर रहा है? n अगर आप देखोगे B के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप कर रहा है। N is developing anti-clockwise moment about B
and that is n multiplied by 150. Cool. यहां से आपको n अगर कॉमन ले लो तो f मिल जाएगा n by 2, 300 से डिवाइड होगा ना, और मिल जाएगा 0.1 n e डिवाइडेड बाई 300. कूल. अब समस्या ये है, दो अननोन है. अगर आपको f फाइंड आउट करना है तो आपको ये दोनों विलेंस को साफ करना होगा रास्ते से. एक विलेन है n और दूसरा विलेन है स्मॉल e. स्मॉल e आप देखो पूरे प्रॉब्लम में कहीं भी ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है. इन द एंटायर प्रॉब्लम देयर इज नो सच इंफॉर्मेशन गिवन. प्रॉब्ली इसलिए भी क्योंकि प्लेयर के दोनों जॉज के बीच में कुछ खास डिस्टेंस नहीं होती है. जब भी आप सीजर यूज करते हो तो सीजर की लेंथ तो काफी होती है, लेकिन सीजर के दोनों कैंची के दोनों लेग्स जो होते हैं उनके बीच में कुछ खास डिस्टेंस नहीं होती है. तो इसको क्योंकि गिवन ही नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर. तो गिवन होती तो हम जरूर यूज करते, बट गिवन नहीं है तो हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं. कुल मिलाकर अब आपके पास बचता है, और कोई तरीका भी नहीं है. जस्ट इन केस अगर आपके दिमाग में ऐसा आए कि सर हो सकता है क्वेश्चन में कोई ऐसा तरीका गिवन हो जिससे e फाइंड आउट किया जा सके, तो वैसा कोई तरीका भी गिवन नहीं है. तो n हमें फाइंड आउट करना होगा. जब तक हम n नहीं फाइंड आउट करेंगे तब तक f नहीं फाइंड आउट कर सकते. n फाइंड आउट करने के लिए आपकी हेल्प करने वाला है ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम. To find out the value of n, the free body diagram of the block is going to help you. Free body diagram of block में आप अगर vertical direction में forces को balance कर लो तो आपको मिल जाएगा 0.1 और 0.1 upward हैं, 0.1 n और 0.1 n upward हैं, और 2000 downward act कर रहा है. यहाँ से आपको n मिल जाएगा 10,000 न्यूटन, और n की वैल्यू 10,000 न्यूटन अगर आप यहाँ पर रख दो, n की वैल्यू 10,000 न्यूटन अगर यहाँ पर आप रख दो तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 2, एंड 10,000 डिवाइडेड बाय 2 से आपको फाइनली मिल जाएगा 5,000 न्यूटन. स्वाहा. स्वाहा. क्यों स्वाहा? क्योंकि 5,000 न्यूटन. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. तो इस तरह से कांग्रेचुलेशंस, आपको मिलते हैं 2 मार्क्स. कांग्रेचुलेशंस, यू गेट 2 मार्क्स. ऑफ कोर्स 2004 में तो आप, अगर आप आज इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप में से बहुत सारे लोग 2004 में किसी और गेट के आसपास खेलते रहे होंगे, है ना. तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं. ये है हमारे सामने दूसरा प्रॉब्लम. ये भी 2 मार्क्स में आया हुआ प्रॉब्लम है. दिस प्रॉब्लम इज अगेन अ प्रॉब्लम आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, 2005. सो 2005 में आया हुआ ये प्रॉब्लम. 2 बुक्स हैं. एक बुक मैं फिर से आपको बता दूं, बेस्ट तरीका इन वीडियोस को यूटिलाइज करने का ये है कि आप प्रॉब्लम देखो, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर प्ले करो, और सॉल्यूशन से आपका सॉल्यूशन मैच करो, और देखो आपने कहीं अगर गलती की है तो उस गलती से सीखने की कोशिश करो. क्योंकि दूसरे के सॉल्यूशंस देख के आपका कुछ भला वाला होने नहीं वाला है, फ्रैंकली स्पीकिंग. तो मैंने यहाँ पर 2 बुक्स हैं और दोनों बुक्स का मास 1 kg है. बोथ द बुक्स आर हैविंग मास 1 kg. नीचे वाली बुक पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया है F, और हमें बताना है कि कितना फोर्स F में लगा दूं कि स्लिप स्टार्ट हो जाए. स्लिप मतलब जस्ट अबाउट टू मूव. तो मोशन जस्ट स्टार्ट होने के लिए कितना फोर्स आपको चाहिए. जाहिर सी बात है, फोर्स किस पर है? फोर्स किस पर है? फोर्स है बुक बी पर. तो जिस पर फोर्स एक्ट कर रहा है उस बुक को ही टारगेट करोगे आप. चलो बुक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. बुक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे अगर, तो बुक बी पर आपको एक तो एफ आपने अप्लाई किया है, वो एक्ट करने वाला है. दूसरा, टॉप से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बुक ए की वजह से, और उस नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ म्यू इनटू एन, उस नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ ध्यान रखना कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमेशा म्यू इनटू एन नहीं होती है. फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इनटू एन उस केस में होती है जब स्लिपिंग होने वाली हो, when it is about to move. देखो यहाँ पर गिवन है slip occurs. अब slip occurs का मतलब क्या हो गया? slip occurs का मतलब मोशन स्टार्ट होने वाली है, मोशन is about to start,
और मोशन अबाउट टू स्टार्ट तभी होगी जब फ्रिक्शन फोर्स अपनी औकात पर पहुंच चुका होगा, उससे ज्यादा वो रेजिस्ट नहीं कर सकता। मोशन अबाउट टू स्टार्ट ये तभी होगा जब फ्रिक्शन फोर्स अपनी औकात पर पहुंच चुका होगा, व्हेन द फ्रिक्शन फोर्स हैज रीच्ड इट्स लिमिट। ओके, तो ये ध्यान रखना कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा म्यू इनटू एन नहीं होता है, लेकिन जब मोशन स्टार्ट होने वाली हो तो म्यू इनटू एन ही होता है। तो ये हो गया 0.3n1। ऐसे ही नीचे से एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा n2 और वहां पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0.3n2। एंड ऑफ कोर्स एक इस ब्लॉक का खुद का वेट भी एक्ट करने वाला है। सो वेट यहां पर बना देते हैं, एक इसका वेट एक्ट करने वाला है। अब दोस्त आप देखोगे तो यहां से आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? क्योंकि आपके पास एक डायमेंशंस गिवन नहीं है, तो कॉन्करेंट फोर्सेस हो गए। ब्लॉक के डायमेंशंस, बुक के डायमेंशंस अगर बहुत कम है तो ये सारे के सारे फोर्सेस कॉन्करेंट टाइप हो गए। और कॉन्करेंट नहीं भी है तो डायमेंशंस तो हमें गिवन नहीं है ना, तो मोमेंट हम कर नहीं सकते। डायमेंशंस नहीं गिवन है तो मोमेंट बैलेंस हम वैसे भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास सिर्फ सिग्मा fx और सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 अवेलेबल है, लेकिन अननोन हमारे पास तीन हैं, f, n1 और n2। तीन अननोन, दो इक्वेशंस नहीं हो सकता। 3 unknowns and 2 equations can't be done। इसलिए आपको मजबूरन फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बुक ए बनाना ही पड़ेगा। Therefore आपको बुक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। बुक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, क्या होने वाला है कि अगर बुक ए ने बुक बी पर n1 अप्लाई किया तो बुक बी क्या बोलने वाला है बुक ए को, दैट डियर मिस्टर बुक ए, औकात, तुमने मुझे डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन दिया, मैं तुम्हें अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन देने वाला हूं। यही नहीं, अगर बुक ए ने बुक बी पर बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया था तो बुक ए पर फॉरवर्ड फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होने वाला है, और ये हो जाएगा इक्वल एंड ऑपोजिट। और उसके साथ साथ इसका वेट एक्ट करने वाला है। वेट है नथिंग बट 1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई जी। अब देखो यहां पर अगर आप सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 करो, इफ यू डू सिग्मा fy, ये चीज आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखी। क्या देखा आपने पिछले क्वेश्चन में कि हमें अननोन गिवन था लेग पर, लेकिन उस अननोन तक पहुंचने के लिए हमें दूसरी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर उसकी हेल्प लेनी पड़ी। तो लेग पर जो फोर्स है, उस फोर्स को हम जब सॉल्व करने चलते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम भी बना के उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेरी सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्स अप्लाइड है ब्लॉक बी पर, और इस ब्लॉक बी पर जो फोर्स अप्लाइड है, इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यहां से फंस जाते हैं कि यार सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 और सिग्मा fy इज इक्वल टू 0। दो फोर्सेस हैं हमारे, दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं हमारे पास, और दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस से तीन अननोन्स नहीं सॉल्व हो सकते। इसलिए बेटर है कि आप पहले बुक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। n1 अपवर्ड है और 1 मल्टीप्लाइड बाई g डाउनवर्ड है। यहां से n1 की वैल्यू मिल गई। n1 की वैल्यू मिल गई तो फिर आप अब यहां वापस आ जाओ। यहां वापस आ जाओगे तो क्या मिल जाएगा, यहां वापस आ जाओगे तो सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 से n2 मिल जाएगा। कैसे? n1 डाउनवर्ड है, n2 अपवर्ड है, n1 डाउनवर्ड है और इस बुक का खुद का वेट डाउनवर्ड है। n1 मिल चुका था g और w, इसका खुद का वेट भी 1 किलोग्राम है। सो n2 की वैल्यू हो गई 2g। अब आप सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 कर दो। Now you balance the forces in x direction, तो f फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और 0.3 n1 plus 0.3 n2 बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो f is equal to 0.3 n1 and 0.3 n2। n1 और n2 की वैल्यूज रख दो। n1 की वैल्यू है g और n2 की वैल्यू है 2g, समझे जी? n1 की वैल्यू है g और 2g की n2 की वैल्यू है 2g, समझे जी? ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली मिलने वाला है 8.83 न्यूटन। इसलिए करेक्ट आंसर फिर से है एक बार डी,
और फिर से एक बार आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 2 मार्क्स। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, 2005 में भी आपको मिल चुके हैं 2 मार्क्स। चलो जी, अब आ गए हम लोग सीधे 2005 से 2009 में। इसका मतलब सर 2006, 2007, 2008 इन 3 सालों में फ्रिक्शन से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया बट डायनामिक फ्रिक्शन से। तो देखो ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक हर बार पूछा जाए। मैकेनिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। अब 2 या 3 क्वेश्चन ट्रेसेस से भी हो सकते हैं, फ्रिक्शन से भी हो सकते हैं, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन से भी हो सकते हैं, रोटेशन से भी हो सकते हैं, कर्विलिनियर ट्रांसलेशन से हो सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन से हो सकते हैं, फोर्स सिस्टम्स एंड इक्विलिब्रियम से हो सकते हैं, या जनरल प्लेन मोशन से हो सकते हैं। चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A block weighing 981 Newton is resting on a horizontal surface. Coefficient of friction between the block and the horizontal surface is 0.2. एक वर्टिकल केबल अटैच्ड है ब्लॉक पर जो उसको एक पार्शियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और किसी ने उसको 100 न्यूटन का फोर्स लगा के, किसी ने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके उस ब्लॉक को पुल करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है ये, तो वहां से एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा ऑपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। जिस तरफ रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है उसके ऑपोजिट एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करने वाला है। ठीक है, अब दोस्त एक वर्टिकल सपोर्ट गिवन है, इसको पार्शियल सपोर्ट। पार्शियल सपोर्ट का मतलब कि ऐसा नहीं है कि ब्लॉक हवा में उठ जाए। देखो अगर आप रस्सी से बांध दोगे तो ब्लॉक तो हवा में उठ जाएगा ना, लेकिन रस्सी इस तरह से बंधी हुई कि ब्लॉक ग्राउंड पर ही है, बस रस्सी ने उसको टच किया हुआ है, दैट्स इट। लेकिन जब आप मूव कराना शुरू करोगे तो रस्सी टेढ़ी होगी और उसमें टेंशन डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो ये फंडा है यहां पर। ओके, फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या लिखने वाले हैं? यहां पर लिखा हुआ है जस्ट एबल टू मूव। जस्ट एबल टू मूव का मतलब क्या हो गया? जस्ट एबल टू मूव का मतलब हो गया लिमिटिंग कंडीशन। जस्ट एबल टू मूव का मतलब हो गया लिमिटिंग कंडीशन, और आप जानते हो लिमिटिंग कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन। तो लिमिटिंग कंडीशन कहां से आपने कैच की? लिमिटिंग कंडीशन आपने कैच कर ली जस्ट एबल टू मूव से, इसलिए आपने फ्रिक्शन फोर्स को लिख दिया म्यू इनटू एन। दोस्त टेंशन तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसलिए जाहिर सी बात है कि हमें वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करने होंगे, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में 2 अननोन हैं, एक है टी, दूसरा है एन। तो बेटर है कि हम पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आई हैव 100 एंड आई हैव म्यू एन, सो 100 इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन। यहां से आपको एन मिल जाएगा क्योंकि म्यू गिवन है 0.2, so n is equal to 100 divided by 0.2 and this is going to be 500 न्यूटन। अब आप फटाफट बैलेंस कर लो y डायरेक्शन में फोर्सेस। y डायरेक्शन में मेरे पास t है अपवर्ड एंड y डायरेक्शन में मेरे पास n है अपवर्ड और w है डाउनवर्ड। w गिवन है 981 न्यूटन और n की वैल्यू रख दो, n है 500 न्यूटन और w है 981 न्यूटन। तो यहां से आपको टेंशन मिल जाएगी। टेंशन, बहुत टेंशन है भैया, बट टेंशन आप मत लो, टेंशन लेने दो केबल स्ट्रिंग रोप को, और आप तो फटाफट मार्क्स गेन करते रहो। तो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आपको 2009 में मिल चुका है 1 मार्क। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि बेस्ट तरीका इन वीडियोस को यूज करने का ये नहीं है कि आप सॉल्यूशंस देखते चलो। बेस्ट तरीका ये है कि जब मैं पहले क्वेश्चन दिखाता हूं उस समय आप वीडियो को पॉज कर दो और खुद से सॉल्व करो, फिर आप देखो कि सॉल्यूशन आपसे, आपके सॉल्यूशन से कितना डिफर करता है, या आपने कोई लंबा मेथड यूज किया हो और सॉल्यूशन में आपको कोई छोटा मेथड देखने को मिल जाए, तो आपकी कुछ सबक हो जाएगी, आपकी कुछ सीख हो जाएगी। सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1 मार्क आपको मिल चुका है। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। 2011 एंड 2 मार्क्स, वाओ लवली। 2011 2 मार्क्स। यहां पर आपको पूछा गया है कि 0.8 न्यूटन का एक फोर्स हमने अप्लाई कर दिया है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? 1 किलोग्राम का ब्लॉक है।
तो 1 किलोग्राम का ब्लॉक है तो आप सीधे सीधे 1 मल्टीप्लाइड बाई जी हो जाएगा वेट, और इस वेट से आप नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो फटाफट। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करने से आपके पास हो जाएगा n अपवर्ड एंड 1 इंटू जी इज डाउनवर्ड। तो n की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 9.81 न्यूटन। g की वैल्यू जो है वही n की वैल्यू होगी। अब दोस्त कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है सरफेस पे? मैक्सिमम फ्रिक्शन जो डेवलप हो सकता है सरफेस पे, मैक्सिमम 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 फ्रिक्शन, हर सरफेस की एक औकात होती है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप नहीं हो सकता। उसके बाद जो रफनेस होती है सरफेस की वो ब्रेक हो जाती है और बॉडीज मूव करने लग जाती हैं। एक लिमिट तक तो जो रफनेस होती है वो सपोर्ट कर पाती है, वो आपके मोशन को अपोज कर पाती है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा फोर्स अगर आप लगा देते हो तो फिर वो अपोज नहीं कर पाता, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। उस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू एन। तो ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 एंड दिस इज नथिंग बट 0.98 न्यूटन। अब आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो क्या वो इस औकात के बराबर है? आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो क्या वो लिमिटिंग कंडीशन तक ब्लॉक को पहुंचा चुका है? नहीं। तो जब आप लिमिटिंग कंडीशन तक आपने पहुंचाया ही नहीं, आप 0.8 लगा रहे हो तो फ्रिक्शन भी तो उतना ही लग रहा होगा ना। समझो बात को। लिमिटिंग कंडीशन के पहले तक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग कंडीशन पर फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। तो आप इस पूरी कहानी को समझ लो दोस्त, दैट आप अगर 1 न्यूटन अप्लाई करोगे फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन डेवलप होगा, आप 2 न्यूटन अप्लाई करोगे फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन डेवलप होगा, आपको बैलेंस करके ब्लॉक को रोक के रखेगा। आप अगर 3 न्यूटन अप्लाई करोगे फ्रिक्शन फोर्स भी 3 न्यूटन होगा, आप अगर 4 न्यूटन अप्लाई करोगे फ्रिक्शन फोर्स भी 4 न्यूटन होगा। मतलब 1 2 3 4 मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एक लिमिट तक आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता रहेगा। ओके, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता रहेगा जितना आप अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो जाएंगे। लेकिन एक लिमिट के बाद आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे, फ्रिक्शन बोलेगा कि बढ़ो, कब तक खेलते रहेंगे? रफनेस ब्रेक होगी और फ्रिक्शन फोर्स बोलेगा कि भाई यही मेरी औकात है, इससे ज्यादा मैं नहीं डेवलप कर सकता। तो फ्रिक्शन फोर्स सैचुरेट हो जाएगा। इनफैक्ट उसके बाद जो मोशन स्टार्ट होती है उसमें ऐसा देखा गया है कि फ्रिक्शन फोर्स और कम हो जाता है। खैर हमें उसमें नहीं जाना है अभी के लिए। दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन आप तो लिमिटिंग तक पहुंच ही नहीं रहे ना, आप तो 0.98 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, 0.98 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है। आप अगर 0.8 अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0.8 ही डेवलप होगा। तो यहां पर ऐसे केसेस में, अच्छा हाँ बाय द वे, कांसेप्ट्स को लेकर कोई कंफ्यूजन हो कभी भी आपको, तो इसी चैनल पर कंप्लीट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैंने करवाई है, उसको पूरा कंप्लीट कर लो, क्योंकि जिस तरह से कंसेप्चुअली मैंने पूरी मैकेनिक्स को बिल्ड किया है आप मजे करने वाले हो, आप पूरे सब्जेक्ट को एंजॉय करने वाले हो। तो मेक श्योर, तो इक्विलिब्रियम से हमें सीधे सीधे दिख रहा है सिंस अप्लाइड फोर्स इज लेस देन 0.98, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही हो जाएगा, and this value is going to be 0.8 न्यूटन। Congratulations once again, आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। ये वो गेट था जब मैंने पहली बार गेट खोला था और मुझे आज तक याद है कि ये थर्ड ऑप्शन देख के मैं एक बार मुस्कुराया था कि ओहो, एग्जामिनर ने ट्रैप करने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि दुनिया में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में 50% स्टूडेंट तो हमेशा म्यू एन ही लिखते हैं, और उसके पहले तक कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं था, तो बड़े आराम से ट्रैप हो गए लोग। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, 2014 में आया हुआ 2 मार्क्स का प्रॉब्लम।
2014 में आया हुआ 2 मार्क्स का प्रॉब्लम, इसको पढ़ लो जल्दी से। एंड मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि बेस्ट तरीका है इन वीडियोस को यूटिलाइज करने का। प्रॉब्लम देखा आपने, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो। सीधे सिर्फ सॉल्यूशन देख लेने से आपकी कैपेबिलिटी डेवलप नहीं होगी। दोस्त एक ब्लॉक आर है 100 किलोग्राम का और उसको 150 किलोग्राम के एक दूसरे ब्लॉक पर हमने रखा हुआ है। ब्लॉक आर को हमने एक रस्सी से बांध दिया है, रस्सी है PQ। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सारे सरफेसेस पे गिवन है आपको 0.4। कितना फ्रिक्शन अप्लाई करना, कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? सर ये वही दो बुक्स जैसे रखी हुई थी A और B, वही क्वेश्चन है। आप जानते हो कि पहले आपको R से शुरुआत करनी पड़ेगी, ब्लॉक R से शुरुआत करनी पड़ेगी ताकि आपको एक नॉर्मल रिएक्शन मिल जाए। तो ब्लॉक R के फ्री बॉडी डायग्राम में अगर आप देखोगे पैरेलल में ही बना लेते हैं, है ना, क्यों पार्शियलिटी करनी कोई। तो F आप इस तरफ को लगाओगे, यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन होगा N1, यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन होगा N2, और दोनों को ये नीचे वाले ब्लॉक को दोनों ही अपोज करेंगे, ऊपर वाला ब्लॉक भी अपोज करेगा, तो 0.4 N1, और नीचे वाला ब्लॉक भी, नीचे वाला फ्लोर भी अपोज करेगा 0.4 N2। एंड ऑफ कोर्स वेट कितना है? इसका वेट है 150 मल्टीप्लाइड बाई जी, इसका वेट हो जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाई जी। अब आप R का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। नाउ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ R। देखो R ने S पर डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया, तो S बोलने वाला है डियर मिस्टर R औकात, और R ने S पर बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया, तो S बोलने वाला है डियर मिस्टर R औकात। And then there is going to be this tension value T acting here, and of course इसका weight है 100 multiplied by G। बहुत ही आसान है। इसके बाद जैसे आपने दो बुक्स वाली प्रॉब्लम की अभी थोड़ी देर पहले 2005 वाला प्रॉब्लम, तो कहते हैं कि गेट में प्रॉब्लम्स रिपीट नहीं होते, और सही बात है, लेकिन गेट में कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं। अब देखो आप सिमिलर प्रॉब्लम आपके सामने आ गया, वहां डायग्राम नहीं गिवन था, यहां डायग्राम गिवन है। ओके, सो आर के फ्री बॉडी डायग्राम में अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस कर लो तो आपको मिल जाएगा N1 है अपवर्ड और 100 G है डाउनवर्ड। अब आप आ जाओ फटाफट ब्लॉक S के फ्री बॉडी डायग्राम पर। ब्लॉक S के फ्री बॉडी डायग्राम में अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करूं, पहले वर्टिकल डायरेक्शन में क्यों सर? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करोगे तभी N2 मिलेगा, और N2 मिलेगा तभी F मिल पाएगा। F तक पहुंचने के लिए N1 और N2 दोनों पता होने चाहिए, और N1 पता करने के लिए दूसरे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ा। तो आप वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस कर लो पहले। वर्टिकल डायरेक्शन में N2 है अपवर्ड, N1 है डाउनवर्ड, एंड 150 मल्टीप्लाइड बाई G है डाउनवर्ड। N1 की वैल्यू रख दो तो N2 आपको मिल जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाई G। अब दोस्त आप फटाफट X डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस कर लो। नाउ यू बैलेंस द फोर्सेस इन X डायरेक्शन। X डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करोगे आपको मिल जाएगा F is equal to 0.4 common N1 plus N2, and then you are going to put N1 value and N2 value। N1 value है 150 multiplied by G और N2 वैल्यू है 250 मल्टीप्लाइड बाई G। यहां से आपको फाइनली F मिल जाएगा, एंड F आपको मिलने वाला है किलो न्यूटन में 1.37 किलो न्यूटन। सर आपको कैसे पता? जहां तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सवाल है, मैकेनिक्स, सोम, टॉम, मशीन डिजाइन, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन 7 सब्जेक्ट्स के लास्ट 20 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि न्यूमेरिकल वैल्यूज वो सब तो सर गजब ब्रेक कर रहे हो आप। नहीं ब्रैग नहीं कर रहा हूं, मतलब बता रहा हूं कि वो है। इतनी बार मैंने सॉल्व किए हैं, इतनी बार, और बहुत सारे नए क्वेश्चंस, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नहीं। अगर आप मेरे प्लस प्रोग्राम में आते हो तो आप रियलाइज करोगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब मारुति वाली। जिस तरह से मैं आपको सिखाने वाला हूं मैकेनिक्स से लेकर और फ्लूइड मैकेनिक्स तक, सोम से लेकर और थर्मोडायनेमिक्स तक,
टॉम से लेकर और हीट ट्रांसफर तक, मशीन डिजाइन से लेकर और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स तक आप एंजॉय करने वाले हो पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, कवरिंग एक एक पॉसिबिलिटी, प्रॉब्लम्स की एक एक पॉसिबिलिटी को कवर करते हुए। और अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर नहीं फॉलो किया है, फॉलो कर लो और ये ग्रुप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको सारे रिसोर्सेज मिलते रहेंगे। और एक बहुत बड़ी न्यूज मैं आपको देने वाला हूं आज कि पिछले एक वीक में लगातार मेरे पास क्वेरीज आती रही है कि सर अगला डीडीआर बैच कब आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं 2022 वालों जो गेट 2022 की लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इसको स्किप मत करना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आपका 1 मिनट लूंगा बस मैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। 2022 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हो, ये आखिरी बैच है, इसके बाद कोई बैच नहीं आने वाला है। सर हम तो YouTube पर पढ़ रहे हैं फ्री में, तो हमें बैच ज्वाइन करने की जरूरत क्यों है? आप इस बात को समझ लो कि जब तक आप किसी गाइडेंस प्रोग्राम में नहीं जाते हो, 90% चांसेस हैं कि आप बीच में ही डिमोटिवेट होके डामाडोल हो जाओगे। तो किसी गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के बाद आप उस डिसिप्लिन को फॉलो कर पाओगे। हर दिन क्लास, हर दिन प्रैक्टिस शीट, हर दिन क्वेश्चन बैंक, हर वीक टेस्ट। Every single week I'm going to take your test. Not only me, Rajiv sir is going to take your test. And Rajiv sir is starting metrology 23 तारीख से 5:30 बजे, और 3:15 बजे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मेट्रोलॉजी के सफर में आ जाओ, जुड़ो, और पूरा सिलेबस हम दिसंबर तक कंप्लीट करने वाले हैं, दिसंबर लास्ट, एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट एंटायर सिलेबस। यही नहीं, 2023 एस्पायरेंट्स, ये आपके लिए भी पहला बैच मैं लॉन्च कर रहा हूं। 2022 के लिए लास्ट बैच है, इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म बैच ये लास्ट है, इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा। लेकिन फुल कमिटमेंट, फुल रिस्पांसिबिलिटी के साथ, ऑसम एंड अनमैचेबल तरीके से। सो कैसे पता चलेगा कि अनमैचेबल? आप जरा मेरी प्रोफाइल में जाओ, अनअकैडमी पर जाओ, मेरी प्रोफाइल में जाओ, और वहां पर आपको ये डेडिकेशंस वाला एक सेक्शन दिखेगा। इस डेडिकेशंस वाले सेक्शन में जाकर आप रिव्यूज देखो स्टूडेंट्स के, जिन्होंने मेरे अंडर में अभी तक प्रिपरेशन किया है, जिन्होंने मेरी गाइडेंस में प्रिपरेशन को जारी रखा है, उनके क्या रिव्यूज हैं, क्या फीडबैक है, जाओ देखो और उसके बाद आपका डिसीजन लो। लेकिन दोस्त फटाफट आप डिसीजन लो और आ जाओ। क्यों? क्योंकि प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्दी। वेरी सून देयर इज गोइंग टू बी अ प्राइस हाइक। इस सारे एडवांटेजेस आपको मिलने वाले हैं। प्रैक्टिस शीट मिलने वाली है आपको, डाउट क्लियरिंग मिलने वाली है, वीकली टेस्ट मिलने वाला है, एंड रिवीजन। और साहब क्लासेस तो अल्टीमेट, आपको अनमैचेबल क्लासेस मिलने वाली। सिस्टमैटिकली हम जिस तरह से एक एक सब्जेक्ट करने वाले हैं, आप 3-4 महीने में रियलाइज करोगे कि आप एक असली मैकेनिकल इंजीनियर बनने की राह पर हो। बहुत सारे पैकेजेस हैं। जो हमारे 2023 वाले फ्रेंड्स हैं वो 2 साल के लिए जा सकते हैं। 44,000 एमटी लाइव कोड यूज करना है आपको। एमटी लाइव कोड यूज करने के बाद आपको ये मिल जाएगा 39,600 का। और जो 1 ईयर प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं वो 30,250 में। वंस अगेन कोड यूज करो MTLIVE, ये आपको मिल जाएगा 27,225 में। तो फटाफट। और दोस्त ये भी एक बहुत, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस के तो सारे बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, साथ में आपको एक पर्सनल कोच मिलने वाला है। ये कितनी बड़ी बात है। आज के 1 साल पहले आप अगर देखोगे तो लोग 60-60 हजार, 70-70 हजार चार्ज कर रहे थे, और पर्सनल कोच की बात तो छोड़ो, टीचर भाव नहीं देता था। टीचर सेलिब्रिटी की तरह से आता था क्लास में, 400 स्टूडेंट्स बैठे रहते थे। ऑफलाइन में हमने भी उसी तरह से क्लासेस ली हैं 7 साल। लेकिन दोस्त आज की तारीख में एक इंस्टीट्यूशन आपसे कहता है कि हम आपको उससे कम कॉस्ट में एक पर्सनल कोच देने वाले हैं, जिसको आप कभी भी डिस्टर्ब करके पूछ सकते हो कि सर मेरे से ये चीज नहीं हो रही है, इसके लिए मैं किसको फॉलो करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। तो मेक श्योर कि आइकॉनिक वाला सब्सक्रिप्शन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, वंस अगेन एमटी लाइव इज द कोड। मैंने जैसा बताया प्राइस हाइक होने वाला है, बहुत जल्दी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे नए फीचर ऐड हो रहे हैं। तो आज के 3-4 दिन बाद जो फीचर्स किसी को बढ़े हुए प्राइसेस में मिलेंगे, आपको वो फीचर्स सेम प्राइस में मिलेंगे जो पिछला वाला प्राइस था।
इसलिए मेक श्योर दैट फटाफट आप सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ते हैं और आते हैं इस 2014 के प्रॉब्लम पर। 2014 एंड 2 मार्क्स में पूछा हुआ ये प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम हैज बीन आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। 100 किलोग्राम वेट का एक वार्डरोब है, हाइट है 4 मीटर, विड्थ है 2 मीटर, डेप्थ की कोई जरूरत नहीं है हमें, डेप्थ मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर, और आपको बोला गया है कि एक रफ लेवल फ्लोर पर इसको रखा गया है, एक फोर्स अप्लाई किया है जिससे कि वो टिप हो जाए। टिप होना मतलब स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, टिप हो जाए। टिप होना मतलब घूम जाए, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि या तो जब आप किसी भी चीज को जैसे ये है, ये वार्डरोब है, अब इसको आप अगर नीचे फोर्स लगाओगे तो ये मूव करना शुरू होगा। इफ यू अप्लाई ए फोर्स लिटिल डाउन तो ये मूव करना शुरू होगा ऐसे। लेकिन अगर आप कहीं ऊपर फोर्स अप्लाई कर दोगे तो ये मूव नहीं करना शुरू होगा, ये टिल्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये टिल्ट होना है, टिप होना है। टिप होते समय इसकी सिचुएशन कैसी दिखने वाली है? टिप होते समय इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से दिखने वाली है। जब ये टिप हो रहा होगा, जस्ट एट द टाइम ऑफ टिपिंग, बाकी सब जगह से कांटेक्ट हट जाएगा। जस्ट एट द टाइम ऑफ टिपिंग पूरा का पूरा कांटेक्ट यहां आ जाएगा, और जब पूरा का पूरा कांटेक्ट यहां आ जाएगा तो इसका जो वेट है W और जो नॉर्मल रिएक्शन है N, और जो फोर्स आप मिड हाइट पर लगा रहे हो ऐसा गिवन है, फोर्स मिड हाइट पर अप्लाई किया है आपने, दैट इज गिवन। तो फोर्स आपने मिड हाइट पर अप्लाई किया है, नेचुरल सी बात है कि ये पॉइंट जहां जिसके अबाउट टिपिंग होगी उस क्यू पॉइंट के अबाउट मोमेंट बैलेंस कर देते हैं। अब आप बोलने वाले हो कि सर डिस्टेंसेस तो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। मैं आपको बताने वाला हूं कि ये तब इमेजिन करो जब जस्ट उसने कांटेक्ट लूज किया हो, जस्ट उसने कांटेक्ट लूज किया हो, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू इमेजिन इट। एट दैट टाइम P मल्टीप्लाइड बाय P का डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर एंड W का डिस्टेंस हो जाएगा नथिंग बट 1 मीटर। मतलब मैंने वार्डरोब को काफी टिल्टेड दिखा दिया है, एक्चुअली टिपिंग होते ही समय, जस्ट अबाउट टू टिप, तो आप सिग्मा MQ 0 कर दो। सिग्मा MQ 0 करोगे तो P मल्टीप्लाइड बाई 2 क्लॉकवाइज है, और W मल्टीप्लाइड बाई 1 एंटी क्लॉकवाइज है। यहां से आपको P की वैल्यू मिल जाएगी W डिवाइडेड बाई 2। W गिवन है 100 मल्टीप्लाइड बाई G डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बिकम 50G, एंड G की वैल्यू आप रख दो 9.81, तो आपको ये मिल जाएगा 490.5। दिस इज गोइंग टू बी 490.5 न्यूटन, और ये सिर्फ आपको एक ऑप्शन में दिखेगा। 490.5 न्यूटन इज अवेलेबल ओनली इन वन ऑप्शन, एंड दैट ऑप्शन इज नथिंग बट A। इसलिए आंसर तो A करेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो म्यू की वैल्यू। इफ यू वांट यू कैन फाइंड आउट द म्यू वैल्यू। तो म्यू की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो सर? वैसे तो लिमिटिंग कंडीशन होगी या नहीं होगी हमें नहीं पता है, लेकिन और कोई तरीका भी नहीं है। फिर टिपिंग का मतलब ये नहीं कि स्लिप होने वाला है वो, लेकिन क्योंकि उन्होंने मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज की बात की है, तो हम जरूर उस केस में हम मान सकते हैं कि जब टिपिंग होने वाली है उसी समय फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच चुका है। मैं फिर से एक बार बता दूं, कंसेप्चुअली ऐसा मानना बहुत सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? लेकिन और कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास म्यू फाइंड आउट करने का। लेकिन ये बहुत सही तरीका नहीं है। क्यों बहुत सही तरीका नहीं है? क्यों? क्योंकि टिपिंग और म्यू इनटू एन कब होता है फ्रिक्शन? जब स्लिपिंग होने वाला। टिपिंग के लिए कोई मोशन थोड़ी ना हो रही है, उसी जगह पर घुमा दे रहे हो आप उसको। तो टिपिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स, इनफैक्ट टिपिंग होता ही तब है जब टिपिंग होता ही तब है जब फ्रिक्शन फोर्स अपनी लिमिट पर पहुंच ही ना पाए, उसके पहले ही बॉडी घूम जाए
और ज्यादा आपको सीखना है टिपिंग और स्लिपिंग में डिफरेंस, टिपिंग और स्लिपिंग में और बेहतरीन तरीके से आपको डिफरेंस सीखना है, वंस अगेन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कंप्लीट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोर्स इसी चैनल पर अवेलेबल है। उसको एक बार पूरा वन टू ऑल देख डालो, आपके कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है इसको म्यू एन मानने के अलावा, और म्यू एन अगर मान लें तो हमें मिल जाएगा म्यू एन इज इक्वल टू पी, एंड इन दैट केस एन इज इक्वल टू डब्ल्यू। वर्टिकल में अगर बैलेंस करोगे तो n इज इक्वल टू w, सो म्यू w इज इक्वल टू p। w है 100 मल्टीप्लाइड बाई g और p है 50 मल्टीप्लाइड बाई g, तो यहां से आपको म्यू मिल जाएगा 0.5। लेकिन ये एक अजम्पशन पर बेस्ड है, और वो अजम्पशन ये है कि टिपिंग होते होते स्लिपिंग की भी कंडीशन रीच हो जाए, दैट इज द अजम्पशन। वंस अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 2 मार्क्स। सर ये रहा आपके सामने अगला सवाल, 2016 2 मार्क्स। एक ब्लॉक है मास m का जो रेस्ट पर है, एक इंक्लाइंड प्लेट पर अटैच्ड है एक स्ट्रिंग के साथ। स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, प्लेन और ब्लॉक के बीच में 0.25। स्ट्रिंग में मैक्सिमम फोर्स 20 न्यूटन का सपोर्ट हो सकता है, दैट्स इट। आपको m की वैल्यू बतानी है, sin थीटा cos थीटा गिवन है आपको। चलो तो sin थीटा cos थीटा गिवन है, मास का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। मास का फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, मास का फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। एक तो रस्सी की टेंशन लगने वाली है, दूसरा उसका खुद का वेट लगने वाला है mg वर्टिकल, तीसरा जाहिर सी बात है रस्सी को तोड़ के ब्लॉक नीचे आने की कोशिश कर रहा होगा, और रस्सी को तोड़ के अगर ब्लॉक नीचे आने की कोशिश कर रहा होगा तो फ्रिक्शन, जो फ्लोर का फ्रिक्शन होगा वो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, म्यू इनटू एन, एंड एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करने वाला है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऐसे केसेस में बेस्ट तरीका होता है कि x और y हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना अस्यूम करें। In such cases, the best possible way is not to assume x and y directions horizontal and vertical. The best possible way is to assume x and y along and perpendicular to the plane. क्यों? क्योंकि आप देखो t x में आ जाएगा, mu n भी x में आ जाएगा, n y में आ जाएगा पूरा का पूरा। सिर्फ वेट ऐसा एक फोर्स है जिसके आपको कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, दैट्स इट। सिर्फ वेट ही एक ऐसा फोर्स है जिसके कंपोनेंट्स आपको लेने पड़ेंगे, अदरवाइज बाकी सारे x और y में आ जाएंगे। तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, इंक्लाइंड प्लेन है तो x और y इस तरह से अस्यूम करने से बेटर है कि x डायरेक्शन प्लेन के अलोंग मान ली जाए और y डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर मान ली जाए, ठीक है। और आप जानते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते आज से जान लो कि प्लेन पर परपेंडिकुलर से वेट का वही एंगल होगा जो प्लेन का खुद का एंगल हॉरिजॉन्टल से है। आई रिपीट वंस अगेन दैट प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल और प्लेन पर परपेंडिकुलर से, प्लेन पर नॉर्मल डायरेक्शन से वेट का एंगल दोनों इक्वल होंगे। दोस्त फटाफट आप बैलेंस कर लो। y डायरेक्शन में अगर आप y डायरेक्शन में बैलेंस करोगे तो y डायरेक्शन में अपवर्ड आपको दिखेगा n और डाउनवर्ड आपको दिखेगा mg cos थीटा, डाउनवर्ड आपको दिखेगा mg cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू गिवन है तो ये वैल्यू आप रख दो यहाँ पर 0.8 mg। अब आप x में फोर्सेस को बैलेंस कर लो। नाउ लेट अस अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में मेरे पास t है और x डायरेक्शन में मेरे पास म्यू इनटू n है, x डायरेक्शन में मेरे पास t है और म्यू इनटू n है, और mg का कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा। देखो mg का कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो mg का मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अगर आपने अभी तक नहीं कंप्लीट किया है, कंप्लीट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इसी चैनल पर अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री में पूरा कोर्स आप कंप्लीट कर लो। ये सब प्रॉब्लम्स आपको ये सब प्रॉब्लम्स देख के आप बोलोगे हैं रड़ा। तो t प्लस म्यू n इज इक्वल टू mg sin थीटा एंड देन t इज इक्वल टू sin थीटा की वैल्यू रख दो। sin थीटा की वैल्यू है 0.6
एंड माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाई 0.8 mg। अब आपको ये सारी टेंशन गिवन है, आपको टेंशन गिवन है कि टेंशन मस्ट बी फॉर द केबल नॉट टू ब्रेक, फॉर द केबल नॉट टू ब्रेक, अगर केबल को ब्रेक नहीं होना है, इन दैट केस टेंशन 20 या 200 ऐसा कुछ तो गिवन है, 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन से ज्यादा नहीं होना चाहिए टेंशन, अगर केबल को ब्रेक नहीं होना है तो आप ये कंडीशन रख दो कि भाई टेंशन को 20 न्यूटन से कम रखना है, दैट्स इट। तो यहां से आपको मिल जाएगा 0.6 mg माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाई 0.8 mg एंड दिस मस्ट बी लेस देन 20। यहां से आप मास निकाल सकते हो क्योंकि म्यू आपको गिवन है। म्यू कितना गिवन है? 0.25। म्यू इज गिवन एज 0.25। ओके, तो यहां से आप मास की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई साहब इससे ज्यादा मास सपोर्ट नहीं किया जा सकता। एंड ये आपको मिलने वाला है 0.6g minus 0.25. If options were there, I must have been able to recall certainly. कैलकुलेटर कहाँ है मेरा? कैलकुलेट ही कर लेता हूँ फटाफट। 0.6g माइनस, मेरे हिसाब से 5 किलोग्राम के आसपास आना चाहिए, फिर भी लेट्स, जहां तक मुझे याद आ रहा है 5 किलोग्राम के आसपास, बट फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.6 माइनस 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 8 और मल्टीप्लाइड बाई 0.6 माइनस 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 0.4 into g 9.81 and then 20 divided by answer, हाँ जी 5.097। तो 5.097 किलोग्राम, इससे ज्यादा मास सपोर्ट नहीं किया जा सकता। दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मास दैट यू कैन सपोर्ट। एंड देखो मैंने आपको बोला था कि गेट में प्रॉब्लम्स तो रिपीट नहीं होती, लेकिन कंसेप्ट्स जरूर रिपीट होते हैं। इन गेट प्रॉब्लम्स डोंट गेट रिपीटेड बट कंसेप्ट्स गेट रिपीटेड। और जो प्रॉब्लम आपने 2011 वाली देखी थी, वही सेम प्रॉब्लम आपको 2019 में दिख गई फिर से, कि आपको पूछा गया है फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग अ 10 न्यूटन फोर्स, व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स? 10 किलोग्राम मास है इसका, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई जी हो जाएगा वेट। यहां से नॉर्मल रिएक्शन आपने अप्लाई कर दी और अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन। अब आप वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस कर लो। सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करोगे तो आपको मिलने वाला है n अपवर्ड एंड 10 मल्टीप्लाइड बाई g डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा 98.1 न्यूटन। क्लियर है? अब दोस्त 98.1 न्यूटन को अगर आप म्यू से मल्टीप्लाई करो तो आपको फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी कि इस सरफेस पे कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होने की औकात थी। ओके, तो वो औकात क्या हो जाएगी? वो औकात हो जाएगी 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 98.1। दिस इज गोइंग टू बी 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 multiplied by 98.1, this is 19.62। तो इस सरफेस पे 19.62 न्यूटन तक का फोर्स अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन क्या आप 19.62 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो? नहीं। तो उसके पहले तक आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही फ्रिक्शन डेवलप होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आप फोर्स अप्लाई करते हो 1 न्यूटन, फ्रिक्शन भी डेवलप होता है 1 न्यूटन। फोर्स अप्लाई करते हो आप 5 न्यूटन, फ्रिक्शन भी डेवलप होता है 5 न्यूटन। फोर्स अप्लाई करते हो 10 न्यूटन, फ्रिक्शन भी डेवलप होता है 10 न्यूटन। फोर्स अप्लाई करते हो आप 15 न्यूटन, फ्रिक्शन भी डेवलप होता है 15 न्यूटन। फोर्स आप अप्लाई करते हो 19.62,
फ्रिक्शन अपनी औकात पर पहुंच चुका होता है, उसके बाद फ्रिक्शन सरेंडर कर जाता है। फ्रिक्शन बोलता है यहाँ के बाद से आप कितना भी फोर्स बढ़ा दो, मेरी वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन उसके पहले आप कहीं भी हो, आप 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो, आपका अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन भी उतना ही फोर्स तो लगाएगा जितना लगाकर काम चल जाए। So since applied force is less than capacity, इसलिए इक्विलिब्रियम से आप देखने वाले हो। वंस अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप कंप्लीट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स देख लो, यहीं पर इसी चैनल पर अवेलेबल है। आप ये सब प्रॉब्लम्स देख के आप बोलने वाले हो सो इक्विलिब्रियम से आपको फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगा 10 न्यूटन। सो करेक्ट आंसर इज 10 न्यूटन। करेक्ट आंसर इज 10। 10 से ज्यादा नहीं डेवलप हो सकता। आ गए हैं हम लोग 2020 में। ये टॉपिक, ये क्वेश्चन जब आया 2020 में, तो ये क्वेश्चन जानने के बाद शाम को स्टूडेंट्स ने बताया कि ये क्वेश्चन आया, मैं बहुत ग्लैड था। क्यों? क्योंकि मैंने बड़ी ही शिद्दत के साथ थ्री फोर्सेस का कंसेप्ट क्लासेस में सिखाया है हमेशा, लेकिन उसके पहले तक कभी इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन नहीं आया था। तो मुझे लगता था कि यार स्टूडेंट्स को कई बार ये भी लगता होगा कि ये इंसान सिखाता बहुत कुछ है बट पेपर में नहीं आया है, पता नहीं इररिलेवेंट टाइप तो नहीं सिखा रहा है। बट 2020 में ये प्रॉब्लम आया एंड दिस मेड मी ग्लैड लाइक एनीथिंग। क्यों? क्योंकि जब ये जस्ट रोल होने वाला होगा, जस्ट रोल होने वाला होगा, अबाउट टू क्लाइंब ओवर द स्टेप, जब ये अबाउट टू क्लाइंब ओवर द स्टेप है, अबाउट टू क्लाइंब ओवर द स्टेप, जब ये अबाउट टू क्लाइंब ओवर द स्टेप है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका यहां ए पॉइंट पर कांटेक्ट हट जाएगा। Contact at point A will be removed. Contact at A will be removed. और A पर अगर कांटेक्ट हट जाएगा तो A पर जब कांटेक्ट ही नहीं है तो किस बात की कांटेक्ट रिएक्शन? जब कांटेक्ट ही नहीं है तो कांटेक्ट रिएक्शन भी नहीं आनी चाहिए। तो एक तो F लगने वाला है और दूसरा W लगने वाला है। A पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब अगर ए पर, पहली बात तो ये फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब कि आपको फ्री द बॉडी करना है, तो ये गलत है। फ्री द बॉडी मतलब फ्री द बॉडी, पहले आप सपोर्ट को हटाओ तब आप बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये सही तरीका है। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्री द बॉडी एंड मेक द डायग्राम, इसलिए ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है पूरी तरह से। अब ऑप्शन सी भी नहीं करेक्ट हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सी में पॉइंट ए पर भी कांटेक्ट रिएक्शंस गिवन है। अब पॉइंट ए पर तो कांटेक्ट रिएक्शंस डेवलप ही नहीं हो सकते क्योंकि पॉइंट ए पर नो रिएक्शन एट पॉइंट ए, नो रिएक्शन एट पॉइंट ए, और नो रिएक्शन एट पॉइंट ए का मतलब थर्ड ऑप्शन भी गुड़ुम। ओके, अब आपके पास सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दो बचते हैं, दोनों में चूज करना है। आप आज के बाद से याद रख लो कि अगर कोई बॉडी तीन फोर्सेस के अंडर में इक्विलिब्रियम में है तो तीनों फोर्सेस को कॉन्करेंट होना पड़ेगा और कोई चॉइस ही नहीं है। अगर कोई बॉडी तीन फोर्सेस के अंडर में इक्विलिब्रियम में है तो तीनों फोर्सेस को कॉन्करेंट होना पड़ेगा। वंस अगेन आपको ये कंसेप्ट डिटेल में सीखना है और इस कंसेप्ट पे और भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। गो टू कंप्लीट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोर्स इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो दोस्त, ए पर कोई रिएक्शन हो नहीं सकता, इसलिए हमने थर्ड ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया। पहला ऑप्शन इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसमें फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि बॉडी को फ्री करके बनाओ भाई, तो बॉडी को फ्री ही नहीं किया गया है। दूसरे और तीसरे में से दूसरा ऑप्शन इसलिए करेक्ट है क्योंकि यहां पर सब तीन क्यों चार फोर्सेस लगेंगे ना, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। अरे बाबा, आपको पता है ना कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन अलग अलग होते हैं, सरफेस को थोड़ी ना पता है। सरफेस तो रिजल्टेंट रिएक्शन लगाता है,
surface makes resultant reaction. So three forces must be concurrent. और एग्जामिनर ने बड़ी चालाकी के साथ यहाँ पर n लिखा है और यहाँ पर r लिखा है। देखो r का मतलब हो गया कि उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, उसमें फ्रिक्शन भी इंक्लूडेड है, उसमें नॉर्मल रिएक्शन भी इंक्लूडेड है एंड व्हाटएवर, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, रिजल्टेंट रिएक्शन है वो। सो थ्री फोर्सेस मस्ट बी कॉन्करेंट। थ्री फोर्सेस, अगर कोई भी बॉडी तीन नॉन पैरेलल फोर्सेस के अंडर में इक्विलिब्रियम में है तो उन तीनों फोर्सेस को कॉन्करेंट होना ही पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी। द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। 2021 में आया हुआ ये प्रॉब्लम इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट प्रॉब्लम्स। ये भी एक वन ऑफ माय फेवरेट प्रॉब्लम्स में से 30 डिग्री पर ये है 750 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया है और 900 न्यूटन का वर्टिकल फोर्स अप्लाई किया है और आपको बोला गया है, एग्जामिनर ने बड़ी ही चालाकी के साथ इस न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में कम से कम 30% स्टूडेंट्स को बहुत ही चालाकी के साथ कम से कम 30% स्टूडेंट्स को ट्रैप कर लिया। कैसे ट्रैप कर लिया? एग्जामिनर ने बोला दैट कहां गया जस्ट ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। एग्जामिनर ने बोला ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, ब्लॉक जस्ट स्लाइड होने वाला है। और जब इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक देखते हैं ना लोग, तो उनको स्लाइड का एक ही मतलब समझ में आता है। और उस इंसान ने वैल्यूज देखो कैसे चूज की, 900 न्यूटन ज्यादा, तो 900 न्यूटन ज्यादा वाला फोर्स नीचे की तरफ ही स्लाइड कराना चाह रहा है, बट एक्चुअली ब्लॉक में टेंडेंसी है ऊपर की तरफ स्लाइड होने की। क्यों? क्योंकि 750 न्यूटन 30 डिग्री पर ज्यादा नेट फोर्स प्रोड्यूस कर देगा। देखो और समझने की कोशिश करो। आप पहले अपनी तरफ से मान लो कि नेट फोर्स किधर की तरफ जनरेट हो रहा है, मैं ये कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। सो आई हैव 750 न्यूटन acting in this direction and I have 900 न्यूटन acting in this direction। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो प्लेन का एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से वही एंगल होगा वर्टिकल, नहीं ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, this will become 900 का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। और अगर ये 750 का एंगल कितना हो जाएगा प्लेन से, जाहिर सी बात है 30 डिग्री, तो 750 का एंगल 750 तो हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल से प्लेन का एंगल है 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से प्लेन का एंगल है 30 डिग्री। नेट फोर्स कितना है अप द प्लेन? नेट फोर्स अगर मैं प्लेन पे अपवर्ड डायरेक्शन में कैलकुलेट करूं और वो पॉजिटिव मिल जाए, इसका मतलब है कि नेट टेंडेंसी अपवर्ड होगी, तो नेट फोर्स अपवर्ड हो जाएगा 750 cos 30 और डाउनवर्ड हो जाएगा 900 cos 60। डाउनवर्ड इट इज गोइंग टू बी 900 cos 60। This value as far as I remember is going to be somewhere around 119 or something, या तो 119 है या 199 है, जहां तक मुझे याद है ये वैल्यू हमें मिलने वाली है। एक बार कैलकुलेट ही कर लेते हैं, बेटर होगा। हाँ जी 199, सो 199.52 और ये पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू है मतलब नेट फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड, नेट फोर्स इज एक्टिंग अप द प्लेन। सिंस आई एम गेटिंग पॉजिटिव, सिंस दिस वैल्यू इज, सिंस वी गेट नेट वैल्यू एज पॉजिटिव, तो हम कंक्लूड कर पा रहे हैं इमीडिएटली कि नेट फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड and the net force is acting upward, तो फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और वही कैच है इस प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम को कितने ही स्टूडेंट सॉल्व करके आए फ्रिक्शन फोर्स को अपवर्ड मानते हुए, और जब फ्रिक्शन फोर्स को अपवर्ड मानोगे आप तो आपको कुछ और आंसर मिल जाएगा। तो कितने ही स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व किया? अच्छा वेट नेग्लिजिबल है ऐसा गिवन है, तो मोशन अब आपको पता चल गई। मोशन की डायरेक्शन क्या है? मोशन की डायरेक्शन है अप, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा,
नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू बी n, और क्योंकि मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में टेंडेंसी रखता है, इसलिए क्योंकि मोशन की टेंडेंसी है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए जो फ्रिक्शन एक्ट होने वाला है वो उसके ऑपोजिट एक्ट होगा, और जस्ट अबाउट टू स्लाइड गिवन है। जस्ट अबाउट टू स्लाइड का मतलब फ्रिक्शन फोर्स अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच चुका है। फ्रिक्शन फोर्स हैज रीच्ड इट्स लिमिटिंग वैल्यू। दोस्त अलोंग द प्लेन बैलेंस कर लेते हैं, पहले परपेंडिकुलर टू द प्लेन बैलेंस कर लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ऐसे केसेस में बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी ये होगी कि आप x डायरेक्शन को हमेशा प्लेन के अलोंग अस्यूम करो और y डायरेक्शन को प्लेन के परपेंडिकुलर अस्यूम करो। x डायरेक्शन को प्लेन के अलोंग अस्यूम करो और y डायरेक्शन को प्लेन के परपेंडिकुलर अस्यूम करो। सो दिस इज गोइंग टू बी x एंड दिस इज गोइंग टू बी y। तो y डायरेक्शन में मैं फोर्सेस को बैलेंस कर लेता हूं। y डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करूंगा, मुझे मिल जाएगा n, और दूसरी तरफ मुझे मिल जाएगा 900 का कंपोनेंट। प्लेन से 60 है अगर, तो प्लेन के परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट आ जाएगा, साइन कंपोनेंट। ऐसे ही 750 का प्लेन से एंगल 30 है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर साइन 30 मिल जाएगा हमें। इस तरह से n मिल जाएगा। उसके बाद आप x में बैलेंस कर लो फोर्सेस को। x में मेरे पास अपवर्ड है 750 cos 30, अपवर्ड है 750 cos 30, डाउनवर्ड है म्यू इनटू n, और डाउनवर्ड एक और फोर्स है वो है 900 cos 60। डाउनवर्ड एक और फोर्स है और वो है 900 cos 60। तो यहां पर आपको n की वैल्यू अगर आप रखते हो तो फाइनली म्यू मिल जाएगा। If you put the value of n, then finally you are going to get the mu value around 0.17, जहां तक मुझे याद है, जहां तक मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को रिकॉल कर पा रहा हूं 0.17 के आसपास आनी चाहिए। फिर भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 900 sin 60 प्लस 750 sin 30, ये हो गया n, एंड फिर 750 cos 30 माइनस 900 sin 60 cos 60 divided by this value. So divided by 750 cos 30 minus 900 cos 60, and उसके बाद मुझे 1 अपॉन आंसर करना होगा। हाँ जी, परफेक्ट, 0.1728। So 2021 आखिरी था। फ्रिक्शन पे 10 सवाल मिले मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। कल आपके सामने आने वाला है ट्रसेस, लेकिन फिर से, और ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हो गेट के तो इस इंफॉर्मेशन को स्किप मत करना। सिर्फ 1 मिनट आपका लगेगा। पहली बात तो आप जाके आज के आज पहला काम ये करो कि आज के आज, अगर आप कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही है, लेकिन आज के आज सबसे पहले जाकर आप मेरी प्रोफाइल में जाकर सारे रिव्यूज देखो और देखो कि किस तरह से आपका जो कॉम्पिटिटर है, बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरह से एक बेहतरीन प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसलिए 23 तारीख से ये लास्ट बैच स्टार्ट हो रहा है गेट 2022 का। इसके बाद मेरा कोई भी और बैच नहीं आएगा। सो दिस इज लास्ट लॉन्ग टर्म बैच फॉर गेट 2022, जिसमें पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली अनमैचेबल तरीके से करवाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, बेसिक्स से लेकर एडवांस्ड तक, एकदम बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक, एक एक पॉसिबिलिटी को कवर करते हुए। और डेली आपको बेहतरीन प्रैक्टिस शीट मिलने वाली है। हर वीक आपका टेस्ट होने वाला है, उससे आप बहुत सारे सबक लेने वाले हो। राजीव सर इसमें पूरा प्रोडक्शन सिखाने वाले हैं एकदम अनमैचेबल वे में। राव सर 15 साल का एक्सपीरियंस उनका मैथमेटिक्स में, तो राव सर मैथमेटिक्स लेने वाले हैं, अमनराज सर एप्टीट्यूड लेने वाले हैं। तो ये 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और जो 2023 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी स्टार्ट हो रहा है पहला बैच 23 जून से। सो 23 जून से 23 वाले स्टूडेंट्स जो 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आ जाओ और मेरी गाइडेंस में बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करना शुरू करो। एक एक सब्जेक्ट
मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपका मैं सॉलिड कर देने वाला हूं, कमांड आपकी आ जाएगी। ऑफ कोर्स मेहनत करनी होगी आपको, ऐसा नहीं है कि कोई दवा घोल के पिलानी है, मेहनत आपको करनी होगी, लेकिन रिसोर्सेज आपको सारे मिलने वाले हैं और ये बहुत अफोर्डेबल है, ये बहुत अफोर्डेबल है। एमटी लाइव कोड यूज करने के बाद 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 39,000 पे मिल जाएगा। अभी 39,000 का मतलब एक मंथ पर आप देखोगे तो लगभग 1600 रुपए पर मंथ इफेक्टिवली। सर मैं आपको बता रहा हूं दिस इज समथिंग इनसेन। आप अगर 2 साल पहले गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स की फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना चाहते तो आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए एक साल में खर्च करने होते। 70 से 80 हजार रुपए फीस प्लस हॉस्टल प्लस मेस, ये सारी चीजें, और एक नंबर प्रिपरेशन, एक नंबर अनमैचेबल प्रिपरेशन आपकी होनी है। जिस तरह से आपको मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिखाने वाला हूं, मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, आप पूरी मैकेनिकल को ना सिर्फ एंजॉय करने वाले हो बल्कि पूरी मैकेनिकल को आप कमांड भी करने वाले हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहे वो गेट के हो चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स के हो, सारे सब्जेक्ट्स में आप उड़ाने वाले हो उसके बाद। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात नहीं है, उससे एक कदम आगे की बात है, आप उससे भी अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हो क्योंकि आपको डेली शीट मिलने वाली है और वीकली टेस्ट आपको मिलने वाला है। तो मेक श्योर कि आप ज्वाइन करो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है जहां पर आपको एक पर्सनल कोच मिलता है। तो दोस्त ये जल्दी से जल्दी आ जाओ आप, क्योंकि ये लास्ट बैच है, इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा। अगर आप गेट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक और बात आप जान लो कि बस 2 ही 3 दिन में प्राइस हाइक होने वाला है, प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी पर बहुत सारे और फीचर्स ऐड होने वाले हैं, आपको डिजिटल नोट्स मिलने वाले हैं। तो ये सारे फीचर्स की वजह से प्राइस हाइक होने वाला है, लेकिन आपको ये सारे फीचर्स सेम प्राइस में मिल सकते हैं। सो फटाफट देरी मत करो, आ जाओ। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर मैसेज कर सकते हो और मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। आज रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा क्योंकि मेरी क्लास है प्लस पर, लेकिन हाँ कल जरूर आपको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। चलो, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। मिलते हैं कल फिर से एक बार ट्रसेस के साथ। So tomorrow once again the topic is going to be trusses. Thank you so very much for joining me in this previous year question series. 6-7 दिन के अंदर अंदर हम मैकेनिक्स खत्म कर देंगे और उसके बाद शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन्स। थैंक यू सो वेरी मच।